अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, जब आज के प्रोग्राम के लिए टॉपिक डिसाइड करना था तो कुछ भी अच्छा नहीं है, इसको लेकर बहस थी कि किस पर किया जाए, कि किस बात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मईशत से लेकर अमनो अमान तक सब खतरे में दिखाई देता है। तो हम आज के टॉपिक में इसी पर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो सियासी सिनेरियो है वो भी काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और ये हुकूमत जो ये समझती थी कि इंतकामी सियासी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, आज उसी की तरफ गामजन है और पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं या उनके हमायतियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आखिर ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं और उसकी वजूहात क्या है, इस पर भी बात करेंगे। वजीर आजम ने एक अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस पर एक यकजहती डेवलप करने की कोशिश की है। इमरान खान सब ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है कि इमरान खान की शिरकत के बगैर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती है। ये भी सवाल उठाएंगे। आज के मेरे मेहमान मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमारा साथ देंगे पीएमएलएन से राना अरशद साहब। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। प्रोग्राम का आगाज ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। अमनो अमान की सूरत हाल एकदम दोबारा से बिगड़ रही है। आप इस सब में जो अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, दहशत गर्दी के वाकयात अब मजीद बढ़ने लगे हैं, इसका क्या सियासी सूरत हाल को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, हुकूमत को ठहराते हैं हमारी नेग्लिजेंसी है, या फिर दुश्मन वाकई इस वक्त एक्टिव हो चुका है? देखें आलिया, बात यह है कि जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, अवाम को अपनी हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं होता है, फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो ये ऐसे कुव्वतें इसका फ़ायदा उठाती हैं। एक तो नंबर वन बात यह है। नंबर टू है कि इसको हमने कंट्रोल करने के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नेशनल कंसेंसस और नेशनल हारमोनी होनी चाहिए। उसको करने के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा स्टेप लें कि सब बैठें और बैठ के बाहमी मुशावरत से इसका हल निकालें। ना आपके सामने जो ये 7 तारीख को एपीसी हो रही है, आप मुझे बताएं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। एक तरफ आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर वो जो है बढ़ाया हुआ है। नंबर टू, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को कराची लेके जा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद आईपीसी में आप पीटीए को सिर्फ एक फॉर्मल तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पे इनवाइट कर रहे हैं। बात यह है कि पीटीए का स्टांस बड़ा क्लियर है, जो मैं जिसलिए मुझे परेशानी हो रही है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है कि पीटीए का ये एक जी हम इलेक्शन में बात करेंगे बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट गिव देम सम स्पेस। हुकूमत अगर ये एपीसी में एक मौका मिल गया कि कराची में चलो पेशावर में धमाका हो गया, बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। इसी को एक फायदा उठाते हुए ये कहते कि चले हम एपीसी करते हैं एंड वी विल एक्सटेंड द एपीसी टू 2 days। नंबर 1 डे पे हम टेररिज्म पे बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एग्री। सेकेंड डे हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, हर चीज को हम डिस्कस करें एंड विल ट्राई टू क्रिएट अ नेशनल कंसेंसस। देन पीडीआई शायद आ जाती और उनके आने से एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है पेशावर में के कोपी में सबसे बड़ी 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी है, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बट गवर्नमेंट ने अभी भी आपके सामने क्या बात की, प्राइम मिनिस्टर ने मईशत पे बात करेंगे और टेररिज्म पे बात करेंगे। व्हाई नॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो सबसे जरूरी चीज है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और टेररिज्म को आप जो आहनी हाथों से आप कंट्रोल करेंगे जब सब मिल जाएंगे। मींस सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, दैट इज व्हाट वी नीडेड। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं ठीक होगा। ये मुल्क के लिए इतने बड़े खतरनाक इंडिकेटर्स हैं कि आप 103 बिलियन डॉलर रह गए हैं। अभी 8-9 दिन लगेंगे आपको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से, और जो वो कंडीशन डाल रहे हैं जो आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, अगर आप इसका अल्टीमेटली 2-3 हफ्ते बाद फॉलोअप देखेंगे, शॉक वेव्स देखेंगे, तो फिर पता चलेगा कि हम कहाँ चले गए हैं। सो इसके लिए नाउ टॉक टू पॉलिटिकल पार्टी, सिट डाउन
एंड शो मैच्योरिटी। जब ए जी पॉलिटिक्स ठीक है, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब, अभी हमने देखा है कि मुराद सईद रैलियां निकाल रहे थे, पुरम रैलियां उनकी अभी पेशावर में हो रही थी, वहाँ पे वो जलसे से खिताब कर रहे थे। तो वहाँ पे वो लोगों से ये कह रहे थे कि आपके खिलाफ जो पहले भी ऑपरेशंस हुए, जितने भी हमारी हुकूमतों, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए, वो गलत थे, और अब भी जो ऑपरेशंस होंगे, अगर या होने जा रहे हैं या ऐसी कोई हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस तैयारी कर रही हैं, आप उनके खिलाफ, अवाम उनके खिलाफ निकल खड़ी हो। तो ये बागीपन जो इस वक्त अवाम को इस तरफ राग़िब किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है? ये तो हुकूमत के खिलाफ है। ये तो पीटीआई जो रवैया अपना रही है, ये तो गलत नहीं है। ये हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। लेट्स बी वेरी क्लियर। यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप आती है कि इमरान खान है, ये इमेच्योर पॉलिटिशियन को क्यों ऐसी बात करने देते हैं जिससे सुबाइयत आए, कंपार्टमेंटेशन हो और ऐसा एहसास महरूमी हो। ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को समझनी चाहिए। यही मैं कहता हूँ कि जब आप मिलिट्री कह रही है कि वी आर ए पोलिटिकल, सो शो मोर मैच्योरिटी। आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आप कहें कि सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, फॉरबिडन। आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। जी बिल्कुल, डोंट टॉक अबाउट दिस। लेकिन नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है, तमाम साइड से ही देख लें कि वो उससे मुल्क का नुकसान भी हो रहा है, मुल्क खतरे में भी जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क में सिचुएशन है, वो इससे रियासत को नुकसान हो रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो पेशावर धमाका हुआ है, उसके बाद से ये हमारे अंदरूनी तौर पर मसाइल हैं, उसकी वजह ये वजूहात हैं, या बैरूनी जो दहशतगर्द हैं, तंजीमें हैं, वो एक्टिव हैं? क्या मुहर्रकात आपको समझ में आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो कि पहले डिवेंडर लाइन कहलाता था, उसके ऊपर जो इन्होंने फेंसिंग की है, वो बहुत ज़बरदस्त फेंसिंग है और उसमें से गुज़र के आना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान से भी शायद एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, आप अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको तलाश करें। तो ये जो नया फाटा हमारे साथ जम हुआ है, उनकी जो महरूमियाँ हैं आपको दूर करनी पड़ेंगी। किसी हद तक मुराद सईद साहब के जो मुतालबात हैं दुरुस्त है कि वहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, उनकी लुक आफ्टर होनी चाहिए, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ उकसाया जाता तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो सहूलतकार हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उन लोगों के दरमियान मौजूद हैं। अगर वो लोग उनकी निशानदही नहीं करेंगे तो हमारी पाक फोर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डेफिनेटली एक्शन करके उनको ढूंढेंगी। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि यहाँ पर सहूलतकारों को जो है वो सहूलत दी गई है, उनको रहने की जगह दी गई। अभी जो पेशावर का वाक़या बड़ा दर्दनाक वाक़या, बड़ा अंधोनाक वाक़या, लेकिन वहाँ पे आप देखें कि सिक्योरिटी लैब्स है वो किस तरह पुलिस की वर्दी में बिल्कुल दंदनाता हुआ वहाँ पे फिर रहा है। कोई होना चाहिए कि अगर पुलिस वाला भी कोई आ रहा है तो स्कैनिंग होनी चाहिए कि आप अपना कार्ड स्कैन करें, जैसे हमारे ऑफिस वगैरह में होते हैं, उसके बगैर कोई दाखिल ना हो सके। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जिम्मेदारी कबूल की है, ये मॉरली तौर पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें देता हूँ कि एक बंदे से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब आए, उन्होंने ज़रब असब शुरू किया, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने दहशतगर्द ठिकानों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। फिर हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल बाजवा आए, उन्होंने रद्दुल फिसाद शुरू किया। छोटी छोटी अगर आप मिसालें देखें तो डीजी के एफआईए के डीजी होते थे तारिक परवेज साहब, वो जिस तरह एफआईए के अंदर रिफॉर्म्स लाए। आईजी पुलिस पंजाब के होते थे शौकत जावेद साहब, वो नहीं, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ कि शौकत जावेद साहब थे आईजी पंजाब, रिफॉर्म्स लेके आए। इनके टॉप के ऊपर अगर एक बंदा आ जाए, कराची में आपको अगर याद होगा कि किस तरह बोरीबंद लाशें मिलती थी, किस तरह दहशतगर्दी उरूज पे थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जब बिलाल अकबर वहाँ पे डीजी रेंजर्स थे, किस तरह उन्होंने दहशतगर्दों का कला कमा किया। एक शख्स था ना टॉप पे टीम के साथ मिलके। ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये काम तो किया, लेकिन हुकूमत क्रेडिट लेती है पीएमएलएन की। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उस वक्त ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू किए गए, और वो कहते हैं कि ये इमरान खान ने ये दहशतगर्दों को जो है ना वो दहशतगर्दों को मौका दिया है। बिल्कुल गलत बात है। मैं अपनी पिछली बात से वहीं से शुरू करूंगा कि कराची में जिस तरह एक अफरियत थी दहशतगर्दी की, उसको ख़त्म किया गया। उससे आगे बात ये शुरू हो जाती है कि आपकी विल होनी चाहिए। जब तक आपकी विल नहीं होती, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप गद्दारी के मुकदमे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर रहे हैं,
पीटीआई दौर में राना सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात डाल दी गई, हनीफ अब्बासी के ऊपर मंशियात का केस डाल दिया। अभी इसके अब ऊपर मैं आप बात शेख रशीद को जो है वो कराची लेके जा जी, रहे थे। ठीक है। जब आप ये जी, ठीक। नॉन इस किस्म की चीज़ों पे तवज्जो देते हैं तो फिर आपके असल मामला से तवज्जो हट जाती है। जी ठीक है। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उससे अब एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने क्या आगे डिसाइड किया है, क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पर डायरेक्शन जारी की है, हमने सीटीडी के मामलात को बेहतर करना है, हमने सबाई जो पुलिस है वहां के मामलात, नेक्टा और जो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है उसको बेहतर करने का फैसला किया गया है। और क्योंकि जो पेशावर में दहशतगर्दी हुई है ये बहुत बड़ा जुल्म, ज्यादती, और कोई भी मुसलमान ऐसा कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि मस्जिद में नमाज अदा करते हुए 103 के करीब लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। लिहाजा गुड या बैड नहीं, जो टेररिस्ट है उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और उनको मंतकी पहुंचाया जाएगा। जिस तरह पहले मियां मोहम्मद नवाज में हुआ था, उस वक्त पाकिस्तानी पूरा शहरी शहीद हुए थे, 11,000 शहीद हुए। अच्छा राना साहब की ऑडियो, राना साहब आपकी आवाज़ सही नहीं है, सिग्नल का इशू आ रहा है, प्लीज़ दोबारा से कनेक्ट करिएगा। ये बिल्कुल पीएमएलएन इसका क्रेडिट लेती है कि पहले भी जो है पेशावर जो स्कूल में धमाका हुआ, जो बच्चे शहीद हुए, उसके बाद से नेशनल कंसेंसस डेवलप किया गया। क्या इस पेशावर धमाके के बाद एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता? जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है उसके असरात तो नज़र नहीं आते। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। की पहुँची वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कि जो इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं वो एज अपोजिशन पीटीआई की गिरफ्तारियां हो रही हैं और सबसे ज़्यादा बयानबाजी और तौहीन के इल्ज़ामात हैं इदारों के ऊपर जिस किस्म के लकबात दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हो रही है और गद्दारी के ज़ुमरे में करार दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि किसी को गद्दार कहना, क्या उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसने कोई इल्ज़ाम लगा दिया या उसने कोई जुमला कह दिया, उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, किसी को भी गद्दार करने का तो कोई मकसद ही नहीं है और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, उसमें पॉलिटिकल टॉलरेंस लेकर आएं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करें। यही मैं बात अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि ये इट्स वेरी सीरियस एलिगेशन कि आप कहेंगे गद्दार है, उसकी मौत का आर्टिकल 6 लगा दो। ये फॉर रेयर है जहां पर आपने बहुत बड़ा एब्रोगेशन की और आइन की। ये छोटी छोटी बातों में आपने गद्दार करना मीन्स कि आप एक किस्म का हरासमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी ऑपोजिशन को ये बता रहे हैं कि अगर आपने बाहर निकले, आपने अच्छा, कोई ऐसी बात ब्रिगेडियर साहब, की। जाहिर है कि आपका मुल्क के सिक्योरिटी से जुड़े रहे हैं। हम तो हमेशा ये समझते आए हैं या हमारी जो नॉलेज के मुताबिक गद्दार तो मुल्क के खिलाफ काम करने वाले को करार दिया जाता है या ट्रायल किया जाता है। वो भी बाद की बात है कि साबित हो जाए कि अगर किसी ने मुल्क की रियासत के खिलाफ काम किया है। जुबान से आपने कोई लफ्ज अदा कर दिए हैं या इल्जामात लगा दिए हैं या तनकीद कर, उसको हम इस पैराए में लेकर आएं और उसके ऊपर मुकदमे बनाएं तो क्या, और गिरफ्तारियां करें, फिर गिरफ्तारियां भी की जाएं, तो ये जो क्या ये ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ना होता ना होना चाहिए। यस, आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मोरल ऑफ ट्रूप्स को अफेक्ट हो और कोई ऐसी बात हो जिससे उनके ऑनगोइंग ऑपरेशन को फर्क पड़े या उनकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़े। अदरवाइज इंडिविजुअल, अभी अगर मैंने इलेक्शन, आप फिर शुड बी वेरी अनबाइस्ड और नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। आप जब ऐसी चीजें करेंगे तो अगर कोई बात करता है तो लेट देम से, आप अपना काम करें।
जी ठीक है, Likewise, ये तो ठीक है। राणा ये साहब, बहुत जरूरी राणा है। साहब अब हमारे साथ हैं। राणा साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, शेख रशीद साहब को जिस तरह से उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, अब तो एक शख्सियत के ऊपर, पॉलिटिकल शख्सियत की तौहीन के इल्जाम में उनको कराची मुंतकिल किया गया है। अब उनको सिर्फ बिलावल साहब की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, कोई इल्जामात लगाए हैं, व्हाटएवर जो भी कहा है, इसलिए बिलावल साहब की तौहीन हो गई है, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा बन गया और उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है। व्हाट इज दिस, कि मतलब कि इस किस्म की गद्दारी के मुकदमात और इस किस्म की गिरफ्तारियां होंगी। अब आप लोग तो इन गिरफ्तारियों के खिलाफ थे। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं तो सियासी गिरफ्तारियों के आज भी खिलाफ हूँ। तो फिर हो और क्यों रही है? हम यही तो हम सवाल है, उसमें कौन मदई कर रहा नहीं है? है। हम उसमें, बस मुझे अर्ज करने का मौका दें एक जी। मिनट। हम उसमें मदई नहीं है। जो मुकदमा शेख रशीद साहब के खिलाफ दर्ज हुआ, वहाँ के पीपल पार्टी के नायब सदर हैं जो मदई हैं, और उनकी मदईयत में वो मुकदमा दर्ज हुआ है। लिहाजा एक आम शहरी जो है उसका हक है कि वो किसी भी थाने में एप्लीकेशन दे सकता है। बाकी अदालतों को फैसला करना चाहिए। अगर केस नहीं बनता तो बिल्कुल शेख रशीद साहब को वो मुकदमे से डिस्चार्ज किया जा सकता है, वो मुकदमे से उनको बरी किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ सियासी मुकदमात नहीं होने चाहिए। और जो फवाद चौधरी साहब वाला मुकदमा है उसमें भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर मदई है, हम नहीं है। और वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो एफआईआर में उसको ड्रेस किया गया है। ये जैसे राणा सनाउल्लाह खान के खिलाफ 16 किलो हीरोइन डाली गई थी और वहां मैं समझता हूँ शहरियार अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे। हमने ऐसे काम नहीं किए, ना हमने करने हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी सख्ती से ये डायरेक्शन जारी की गई है कि कोई सियासी मुकदमा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं करना। अब जो अदारे हैं जो अच्छा, राणा साहब इजाजत दीजिए एक सवाल करने की। अगर ऐसी ही हुकूमत की ये सोच है तो फिर कम से कम मुकदमे बन रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, तो कम से कम ये तो करिए कि गिरफ्तारियां ना करिए। आप लोग उनके मुकदमे अदालतों में जाने दें, वहां पर उनको ट्रायल होने दें, चले वो पेशियां भुगत लेंगे, देख लेंगे, वहां पर अदालतों को फैसला कर लेने दें। ये गिरफ्तारियां करके कभी इधर से उधर, उधर से इधर लेकर जाना और कपड़े चेहरों पर डालना और घसीटना, ये सब कुछ करना और इस तरह का, ये फिर तो ये जिम्मेदारी तो उठा लेना, इतना तो कर लें आप लोग। ये एसओपी हमने नहीं बनाए, ये इमरान नियाजी खान इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर एक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ होते हैं तो उनको पकड़कर बख्तरबंद गाड़ी में लिटा कर लाया जाता था। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था। वो पंजाब में अपोजिशन लीडर थे तो वो कितने दहशत करते थे। राणा साहब वो बिल्कुल गलत था। मैं कहती हूँ चाहे वो करप्शन के मुकदमात ही थे, वो मुकदमात कुछ और थे, नैब के केसेस थे, उनमें वो ट्रायल हो रहे थे, वो चले वो कुछ और ही थे, लेकिन वो भी गलत था। मैं तो ये कहती हूँ वो भी गलत था। लेकिन शहजाद अकबर, मैडम शहजाद अकबर साहब माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों फलां पकड़ा जाएगा। और फिर इमरान नियाजी यूएनओ में गए 2019 में, वहां खिताब कर रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ का जाकर जेल से एसी उतरवाऊंगा, मैं एसी वहां से टीवी निकालूंगा। ये काम हम नहीं करते, नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लोगों पर सियासी मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए। और ये जब एक मदई पैदा हो जाता है तो वो अब अगर कोई नायब सदर है पार्टी का तो वो हमारे मतहत नहीं है। जी ठीक है, इंडिविजुअल केस है, मैं तो ये ठीक है, लेकिन ठीक है, वो तो जाहिर है कि अब अदालतों से जिस तरह से लोगों की अब जमानत भी हो रही है, लेकिन ये गिरफ्तारियां इस तरह से होनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ठीक है कि जाहिर है कि इमरान खान के दौर में ये कानून बने और किस तरह से कि आप अगर किसी इदारे के ऊपर की तौहीन करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे तो उनको किस तरह के उनको गिरफ्तारियां भी होंगी, ये सारे केसेस हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत का कोई हाथ नहीं है? देखिए आलिया, अगर इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद करने को कहेंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन इमरान खान ने तो 3-3.5 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। ये लोग तो 35-35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने सबक नहीं सीखा। मुझे याद है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तैयारा अगवा केस में गिरफ्तार किया गया था तो उनको भी जहाज़ों के ऊपर चक्कर लगवाए जाते थे, उनको हथकड़ी बांध दी जाती थी सीट के साथ जहाज़ के अंदर, तो वो भी गलत बात थी। उसके
पहले आपने अपने दौर में नून लीग के दौर में आसिफ अली जरदारी को आप बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आते थे, फिर नवाज शरीफ बख्तरबंद गाड़ियों में गए, सैफुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से माफ़ी मांगी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। अभी इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। एक आम आदमी क्या, मेरे और आप जैसा आदमी या मुल्क का जो साबिक वज़ीर आज़म है, जब वो FIR कटवाने जाता है तो कितनी मुश्किलात का सामना जो करना पड़ता है। और कराची में एक आम सा गुमनाम सा शख्स उठता है और वो FIR कटवाता है, वो FIR कट भी जाती है और पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद भी पहुंच जाती है। मेरा मतलब है कि आवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन ने जाके आप पारा में उन्होंने FIR कटवाई भी थी तो पुलिस तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, राना सनाउल्लाह के अंडर आती है। उन्होंने फवाद चौधरी को किस तरह गिरफ्तार किया रात को, उसके बाद ये कपड़ा डाल के जो पेश कर रहे हैं, ये किसी को राना सनाउल्लाह को पेश किया जाए, आसिफ अली जरदारी को पेश किया जाए, फवाद चौधरी को, ये तमाम चीज़ें गलत है। कहने का मकसद ये कि ये हुकूमत अभी इसने कुछ भी नहीं सीखा इन चीज़ों से। आपने फिर इमरान रियाज को, एक सहाफ़ी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मेरा मतलब है कि अब सहाफ़ी भी बोल नहीं सकते, जमानत हो गई है, लेकिन गिरफ्तार तो ये ना, ये ओछे हथकंडे ये जो PDM की हुकूमत कर रही है ख़त्म करे। ये तो तजुर्बेकार लोग हैं, इन सब ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की है, इनके ऊपर नाजायज मुकदमे बने हैं। खुदा के वास्ते ये काम ना करें, जो आपका काम है करने वाला वो करें। दहशतगर्दी की लहर उठी हुई है, उसको दबाने की कोशिश करें। पाकिस्तान में गुर्बत का बुरा हाल है, गरीब आवाम को रोटी नहीं मिल रही, वो तो आटा लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। औरतें आटा लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, जो बापर्दा ख्वातीन है जो घरों से बाहर नहीं निकलती, वो अपने बच्चों के लिए आटे के लिए लाइन में लगी हैं, धक्के खा रही हैं, मर्दों के बीच में खड़ी हैं। खुदारा उनका सोचें जो आपको वोट देके इस तरह असेंबलियों में पहुंचाते हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि पाकिस्तान दवालिया हो रहा था, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। तो उस आवाम के बारे में आप क्या कर रहे हैं? 3.5 करोड़ आवाम जो सैलाब ज़दगान है, जो सड़कों पे बेयारो मददगार पड़े हुए, उनके लिए आप क्या करें? तो हुकूमत से खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के ये इल्तिजा है कि आवाम के लिए कुछ करें। और ये जो विक्टिमाइजेशन है, सियासी तौर पे लोगों को हरासा किया जा रहा है। आप परवेज़ इलाही के घर में 100 बंदे लेके आप सीढ़ियाँ कूद के दाखिल हो गए, वो कौन सा डाकू है, चोर है, वजीर आला रह चुके हैं। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर कल को शहबाज शरीफ के साथ हुआ तो वो भी गलत था। अगर आज आप शेख रशीद के घर में दाखिल हो रहे हैं और उनके नौकरों को मार रहे हैं, यार गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, वो क्या कहते हैं ना, मरे को मारे शाह मदार। ये वाले काम हुकूमत कम से कम ना करे, लेकिन अवाम को रिलीफ दे। ब्रिगेडियर साहब, ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि भाई ये तो कानून के मुताबिक हो रहा है, और ये कानून जो बनाए थे ये इमरान खान के दौर में बने थे, अब हम तो बरी जुम्मा हैं जो कुछ भी हो रहा है। तो अगर हुकूमत नहीं कर रही है तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये कल को जैसे इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों ने आकर कह दिया था कि हमने राना सनाउल्लाह के ऊपर केसेस नहीं बनाए, इसी तरह से ये भी कल को कह देंगे कि ये केसेस तो हमें तो ना पता थे और ना ही हमारे इल्म में थे, ये किसी और ने बनाए थे। देखें, बात है कि सवाए शहबाज गिल के या आजम सवादी, जिन्होंने फौज के खिलाफ बहुत बोला था, मुझे यकीन श्योर नहीं, लेकिन उसमें जरूर आर्मी की इनपुट होगी, बिकॉज दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट कि इस तरीके से दुनिया अपने मुसल्लह फौज के खिलाफ। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब की ऑडियो में थोड़ा इशू है। राना साहब, ये तो जो अभी इकदाम उठाया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से कि उन्होंने एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि तमाम जमातें तो ऑलमोस्ट इस वक्त हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत में है, सिर्फ एक PTI नहीं है। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया है कि इस APC में वो नहीं आएंगे। अगर नहीं आती है PTI तो फिर ये किस काम की कॉन्फ्रेंस होगी? ये इमरान नियाजी जो है ना, ये तमाशबीनी का मैं समझता हूँ महवर इसने बनाया हुआ है। जब इंडिया ने हमला किया था और पैरेड पकड़ा गया था, जो उस वक्त पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हुआ था, उस वक्त भी शहबाज शरीफ गए थे। जब मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार थे या राना सनाउल्लाह गिरफ्तार थे, हमजा शहबाज गिरफ्तार थे, और जब शुमाली वजीरिस्तान पर कॉन्फ्रेंस होती है कौमी सलामती कमेटी की, तो हम तो उस वक्त भी गए थे और हमारी तमाम लीडरशिप अंदर थी। तो आज ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, जो वो PTV के हमले केस में माशाल्लाह कह रहे थे कि वेल डन खान साहब, मुबारक हो, हमने कब्जा कर लिया PTV पर। वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं और वो चेयरमैन सेनेट भी उनका बना हुआ है, हमने तो नहीं बनाया। और आज भी कश्मीर और गिलगित में उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हम नहीं छोड़ी, इन्होंने छोड़ी है।
मैं समझता हूं कि इमरान खान के पास अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं तो वो कहता है किसी के पास कुछ नहीं रहना चाहिए, वो पूरे पाकिस्तान को बच जाना समझता है और खुद वो बाबे रहमते से साकिब और अमीन के सर्टिफिकेट लेता है। मैं समझता हूँ ये कौन सा मजाक, कि कब तक कौम से मजाक करेंगे, कब तक ये ड्रामे करते रहेंगे, ये मुनासिब नहीं। और आज जो दहशतगर्दी है ये मियां नवाज साहब के हुक्म पर जो शबाशी साहब ने एपीसी बुलाई है 7 तारीख को, हमने उनको इनवाइट किया है कि इमरान खान साहब तशरीफ लाए, वो वहां आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो हमारे ऊपर तनकीद करें, लेकिन वो 22 करोड़ अवाम के लिए जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया उसका रोल प्ले करें, उससे डिनाई ना करें। आप देखना माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून, ब्रिगेडियर साहब हम मदई नहीं है, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बच्चों के मतलब या फैमिली के मतलब बात की थी वो फवाद चौधरी साहब ने की थी, अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर मदई है और उसी तरह शेख रशीद के खिलाफ हम मदई नहीं है। ठीक है, लेकिन राना साहब मेरा तो ये सवाल ये था कि ये बिल्कुल अगर कोई किसी के ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया, गलत बात की, तौहीन की है, वो मुकदमात चलें, अगर उनमें सजा होती है तो उनको गिरफ्तार भी कर लें, उनको वो सजा में जो बनती है वो सजा भी दें, लेकिन इस तरह से गिरफ्तारियां करके ये सियासी तमाशा लगा कर क्या साबित करना चाहते हैं और क्या हमने अपनी सियासी तारीख में कुछ सीखना है? नहीं हूं और थोड़ा सा मुझे अर्ज करने दें, ये ब्रेक के बाद बात कर लीजिएगा, एक करनी है, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद आप अपना इनपुट दीजिएगा, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब की जानिब चलती हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये ठोकर न्याजपुर एक नायब ऑफिस है जहां पर मरियम नवाज साहब को नोटिस देकर बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा गया जी आप वापस चले जाए और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मरियम नवाज साहब गाड़ी से नहीं उतरी थी, उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ और पथराव किया गया। हमारा लाहौर का लाडमेर कर्नल मुबशर की टांग तोड़ दी गई और वो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर मुकदमा था, वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा था, वो हमारे को 168 लोगों के राना साहब ये बिल्कुल गलत है, बात अर्ज करने का मौका फरमाए। और 25 दिन बाद इमरान न्याजी ने वो शेख उमर को सीसीपी लाहौर लगाया और हमारे ऊपर साइमन एटीए लग गई, साइमन एटीए दहशतगर्दी लगी। 25 दिन बाद हमने वो भुगती और हमने लेकिन राना साहब वही सब कुछ आपने करना है, वही सब कुछ आपने करना है और वही सब कुछ आपने करना है। जो है ये मैं समझता हूं अगर हमारे वुज़रा गिरफ्तारी की तायीद करें या हम कहें वो शहजाद अकबर साहब को खान सामने रखा हुआ था, आज इसको पकड़ना, कल हम कोई सियासी कैदी नहीं। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये मुकदमात नहीं होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो अपना केस विड्रा कर ले और पीओ पार्टी को चाहिए कि वो अपना केस विड्रा कर ले जो शेख रशीद साहब के खिलाफ। अच्छा ठीक है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के बगैर ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वजीर आजम की जानिब से, क्या उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या वैल्यू, उससे क्या कोई बेहतर कोई सोल्यूशन सामने आ सकता है? आलिया 75 साल से इस मुल्क में कमीशन भी बन रहे हैं, इस तरह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है, उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा तो यही निकलता है कि दहशतगर्दी की लहर उसी तरह उरूज पे है। बात यह कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत किया जाए और मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से बिल्कुल सहमत करूंगा कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो किन मुश्किलात में से गुजरते हैं, वो जवान किस तरह अपनी जानों की कुर्बानियां दे के पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, उनकी माएँ रात को सोती नहीं है और हम लोग बड़े मजे से अपने कमलों में सो रहे होते हैं। तो बात यह कि कौम में यकजहती लानी पड़ेगी, जब तक कौमी यकजहती नहीं होगी। कौमी यकजहती से मुझे याद आया कि एपीएस वाक़े के बाद नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब भी साथ बैठ गए थे और नेशनल एक्शन प्लान भी बन गया था और उस वक्त जनरल राहिल शरीफ का बड़ा हाथ था। अब भी हमेशा से जब भी ऐसे कोई क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, टेररिज्म के हों, हम हमेशा से अपनी एक लीडरशिप की तरफ देखते हैं, सिक्योरिटी लीडरशिप की तरफ देखते हैं। क्या इस वक्त नहीं है कि इस सिचुएशन में ये कॉन्फ्रेंस कॉल या इमरान खान साहब को मैसेज उनकी जानिब से अगर आ जाए तो वो साथ बैठ जाए? देखिए आलिया, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है वो सियासी इस्तेकाम का है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा
मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। उस मुआशी इस्तेकाम की वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इत्मीनान में होती हैं, उन्हें जो मटेरियल चाहिए होता है, लॉजिस्टिक्स है, बेशुमार चीज़ें जो उनका बजट है। जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, चले आप अगर कौमी असम्बली की बात कर लें तो इलेक्शन अक्टूबर में बनता है, टर्म पूरी होने दें, लेकिन 2 सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील हो चुकी हैं, आपकी बदनीयती है, आप क्यों नहीं उसकी 90 दिन के अंदर आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं? आपको क्यों बाहर के मुल्क से फंडिंग नहीं मिल रही? इसी वजह से कि वो देखते हैं कि आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, ये नहीं पता चल रहा कि किसकी गवर्नमेंट है, कल कौन रूल करेगा, 3 साल का मुआहदा करना है, 5 साल का मुआहदा करना है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लेते और वहां पर अपना इनपुट देते कि भाई इसका सोल्यूशन हमारी जानिब से तो ये है कि आप इलेक्शन करवाएं और उसके बाद देखिए, कोई हो सकता है डिसाइड वो करे। कोई अपना नुमाइंदा भेज दे, कोई ना कोई बात आगे चलेगी, लेकिन बात तो ये कि अगर आप एजेंडा रख रहे हैं दहशतगर्दी, जरूर रखें, आप दूसरे मुआशी एजेंडा रख रहे हैं, जरूर रखें, तो आप इलेक्शन पे भी एजेंडा रखें, क्योंकि इलेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक मुल्क में एक जमहूरी गवर्नमेंट मौजूद नहीं होगी, जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो आपने आइन और कानून का भरपूर सहारा लिया, गो कि उसमें कुछ ना कुछ साजिशें मौजूद थी। जिस तरह सिंध हाउस के अंदर इस्लामाबाद में लोगों की खरीदो फरोख्त हुई, लोगों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी आपने चले आइन और कानून के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो भी आइन और कानून के मुताबिक गलत थी। हम पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इस नहज पे पहुंच चुकी है कि वो अब इस दायरे कार में तो नहीं आती। जाहिर है पार्लियामेंट से आउट हो गए, अब आप किसी सिचुएशन में साथ बैठने को तैयार नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, मैं तो उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जो एपीएस वाक़े के बाद थी। अब पेशावर में जो अंदरनाक वाक़या हुआ है वो उससे एपीएस से कम नहीं है, वो भी उतना ही दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है। तो अब इमरान खान साहब साथ बैठने को तैयार नहीं है, उस वक्त भी वो नवाज शरीफ को कबूल करने को तैयार नहीं थे। फिर आमादा किसने किया? हमारी जो मेन लीडरशिप है उसने किया, यानी कि आर्मी चीफ ने उस वक्त रोल प्ले किया। तो अब क्या हो सकता है कि आर्मी चीफ अब भी कोई रोल प्ले करें, इमरान खान साहब को राजी कर लें कि आए इस कॉन्फ्रेंस में बैठें, अपना इनपुट दें, उसके बाद उनकी भी बात सुन ली जाए? बात यह है कि एक तो आर्मी अभी आना नहीं चाहती, सेकंड ये है कि अगर आर्मी कहे तो फिर देन आर्मी शुड आस्क द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुकूमत को कि आप बड़ापन दिखाएं, आप कॉल दें, आप 2 दिन को एक्सटेंड कर लें, इसको 2 दिन एक्सटेंड कर लें और फिर आप वहां पर ये बात करें कि जी हमने आप हर चीज पे हम डिस्कस करेंगे, वी आर ओपन टू डिस्कशन। उस वक्त देखें 2014 में इस वक्त इकोनॉमी के ये हालात नहीं थे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी नहीं थी, उस वक्त एक ठीक था, इलेक्शन पे एतराज है, दैट्स ऑल। अभी आप उन चीजों से बहुत क्रॉस कर गए, यू आर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। आपने पोलराइजेशन है, इनटॉलरेंट सोसाइटी है, आपकी सोशल मीडिया टीमें आप देख लें क्या कर रही हैं। इन चीज़ों को अगर देखें तो इस वक्त हुकूमत को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ ये बात ना करें आपने अपने आप को बचाना है, सेल्फ इंटरेस्ट जो आप वो तो आपने सारा कुछ कर लिया है। पाकिस्तान को तो ख्याल करें, पाकिस्तान में रहने हमने, पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करें, पाकिस्तान के अवाम आपको चुन के लेकर आए हैं कि जी हमारे लिए काम करें, हमारे में हुकूमत में आके हमारे फलाह बहबूद का काम करें, हमारी सिक्योरिटी का काम करें, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का काम करें, सिक्योरिटी का करें, वो तो आप नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक मेजर पार्टी को आप बाहर बिठाए हुए हैं और आप कह रहे हैं हम नेशनल एक एपीसी कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस? अवाम को नहीं पता कि क्या ये कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, जैसे कि आपने कहा है कि जाहिर है कि अगर आर्मी चीफ की जानिब से भी या उधर से भी सिक्योरिटी लीडरशिप की जानिब से भी कोई इस तरह की चीज़ कॉल करनी प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने ये कॉल किया तो यानी कि ये उधर से अप्रूवल के साथ है और इमरान खान साहब को दावत देना भी सबका कंसेंसस है कि साथ बिठाया जाए, फिर भी इमरान खान साहब मान नहीं रहे कि वो इसमें शिरकत करेंगे। देखें, अगर इसमें आई एम श्योर कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट की इनपुट नहीं है, इसलिए कि अगर होती तो वो होती, फिर सारी चीजों में बैठे ना बात करें, आप एक चीज को तो नहीं करें। आपने एक पार्टी को स्पेस दें, आपने असेंबलियों से एक गैर इखलाकी तौर पे आपने उनको असेंबली से, नेशनल असेंबली से सबके इस्तीफे पहले इंडिविजुअल करें वो खत्म कर दिए, फिर आपने असेंबली छोड़ी तो आपने इलेक्शन के लिए भी बैठे हो जो कि 98 मैंडेटरी है। जिस लॉ एक्सपर्ट से पूछे वो कहता है देयर इज नो रीजन कि ये इलेक्शन डिले, आप वो भी कर रहे हैं। आपके गवर्नर जो ये केपीके के हैं, ही इज बिहेविंग लाइक ए चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके, जिस तरह वो स्टेटमेंट दे रहे हैं इलेक्शन ऐसे होंगे नहीं हो, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का काम है।
You have got only institutional appointment. That's all. You don't have to every time come on the अच्छा, air and जी start ठीक है, talking about जी ठीक है, जी ठीक है राणा साहब, अगर आप लोग ये एक कॉन्फ्रेंस बुला ही रहे हैं, कोई कंसेंसस पैदा ही करना चाहते हैं, तो एट लीस्ट अपने ओपोनेंट का ख्याल करें, उनकी डिमांड को भी एजेंडे में शामिल कर लें कि वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप उस एजेंडे में शामिल तो कर लेना, ताकि वो लोग भी आ सकें, जवाब बन सके कि उनको भी आपने अकोमोडेट किया है। तो कहीं गुंजाइश तो पैदा करनी होगी हुकूमत को। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि बिल्कुल ये मिल बैठने का एक तरीका है, एक बहाना है, और इसमें बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। जो एपीसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की है, या आज अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग थी पेशावर में, उसमें कोर कमांडर साहब भी साथ थे, और एक मैं समझता हूँ दहशतगर्दी हुई है, और ये कुछ दहशतगर्दी आज नहीं शुरू हुई। जो मर्दान में सॉरी बन्नू में वो थाने पर जो हमला हुआ था, उस वक्त केपी में वहां पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब थाने से वो दहशतगर्दों को छुड़वा कर ले गए थे, या जो स्वात के हालात थे, खुद महमूद खान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता था। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब, देखना मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तो इस चीज को रियलाइज करता हूं, और ये बातें हम नहीं करते कि जब जनरल बाजवा साहब ने मीटिंग बुलाई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे, हम थे जब दहशतगर्दी पर मीटिंग हुई थी। जब वो इंडियन पायलट वाला इशू था, उस वक्त भी हम कमेटी मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन खान साहब हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये हमेशा गवर्नमेंट का रोल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शबाशी साहब ने बिल्कुल जो उनको दावत दी है, और जो आजाद सादक की ड्यूटी लगाई है, परवेज खटक साहब, लेकिन इलेक्शन को भी एजेंडे में रख लेते ना। ये सवाल ये कि इलेक्शन को भी एजेंडे में रख लेते। मैं समझता हूँ कि ये जिमनी इलेक्शन तो आ रहा है, और वो शेड्यूल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन सूबाई इलेक्शंस नहीं हो रहे ना, सूबाई इलेक्शंस नहीं हो रहे। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, सियासी किसी नतीजे तक? आप देखें अभी इलेक्शन हुए हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए हैं, तो वहां की सूबाई गवर्नमेंट नहीं चाहती थी करवाना, फिर हमें कहा गया, हमने भी कुछ दिन के लिए कार्ड टाइम दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वहां बल्दियाती इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं। जी ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये काम गवर्नमेंट का है ही नहीं, यहाँ पे मुख्य इलेक्शन होने चाहिए पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा। राणा साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। राणा साहब का तो कोई तकरीर करने में मुकाबला नहीं कर सकता। बात यह है कि ये जो इलेक्शन होने, जो सूबाई असेंबलियां को तहलील किया गया, इसका ऐलान गवर्नर्स ने करना है, गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने करना है, गवर्नर पंजाब ने करना है। जब ये ऐलान नहीं कर रहे तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है, क्योंकि दोनों गवर्नर हजरात को जो वफाकी हुकूमत ने नामजद किया हुआ, तो ये बिल्कुल वफाकी हुकूमत की और दोनों सूबों के गवर्नर की जिम्मेदारी आती है। जिस तरह वज़ीर आला के नाम पे इत्तफाक नहीं हो रहा था और आखिर में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, तो हो सकता है कि एंड में इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला कर दे और ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना तय पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, हारिस नवाज साहब और राना अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाजरीन, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो काफ़ी संगीन है, उसके हल के लिए भी हमें सोचना होगा। जितना हमें मईशत और अमन व अमान के लिए सोचना है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके लिए भी हमें आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ना होगा, ताकि इसका भी कोई हम हल निकाल सकें और मुल्क जो है वो आगे चल सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।